फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतजार भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा इंस्पेक्टर विजयराज जीप से तेजी से उतरे और आगे बढ़े। उन्हें देखते ही गार्ड और सभी नौकर आगे बढ़े। उन्होंने जिस व्यक्ति को पकड़ रखा था उसे देखते ही इंस्पेक्टर के मुंह से आश्चर्य भरी आवाज निकली, आप अब आगे। इंस्पेक्टर विजयराज को बहुत हैरत हुई थी। एक इंडस्ट्रीज के मालिक अंकित मल्होत्रा को अस्त व्यस्त वेशभूषा में नौकरों से घिरा देखकर एक पल के लिए तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ हो सकते हैं, पर जो सच था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। गार्ड और नौकरों ने एक सुर में कहा, साहब, यह आदमी साहिल बाबू के कमरे से भाग कर आया है। हमने इसे पकड़ लिया। फिर हम साहिल बाबू को जगाने गए, तब देखा कि वह तो मरे पड़े हैं। साहब, इसने हमारे मालिक को मार डाला। कहते कहते कुछ तो भावुक हो गए और कुछ क्रोधित हो गए थे। देखिए मिस्टर अंकित, फिलहाल आप हिरासत में हैं और प्लीज भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आधी रात के समय आपका यहाँ मौजूद होना, पिस्तौल दिखाकर धमकाना और साहिल की लाश, यह बहुत कुछ बयां कर रही है। और आप गेट खुलवाकर मिलने नहीं आए, वह भी एक संदेहास्पद बात है। अगर आप कहें तो मैं पहले से ही साहिल से मिलने आया था। इससे मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि आप चोरी से आए हैं। फिर सबसे निगरानी रखने को कहकर गार्ड से पूछा, बोरी कहाँ है? विजयराज अपनी टीम के साथ अंदर गया। साहिल के बेडरूम में पहुंचकर उसने लाश की ओर देखा। फोटोग्राफर ने कई कोनों से लाश की फोटो ली। सभी अपना अपना काम करने लगे। बेडरूम में किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। फिंगरप्रिंट लिए गए। उस समय मौजूद उसका कालीन पर लुढ़का हुआ शीशे का खूबसूरत जाम, टेबल पर से विस्की की बोतल आदि सामान सावधानी से उठा लिए गए। विजयराज ने एक सिपाही को आदेश दिया, देखो इन चीजों से फिंगरप्रिंट मिटने न पाए, इन्हें फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो। फिर गार्ड और नौकरों से लंबी पूछताछ चली। विजयराज ने पूछा कि साहिल के डैडी और भाई को सूचना दी गई क्या? नौकरों ने बताया कि उनको सूचना दे दी गई है और वह जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। विजयराज ने उन दोनों के नंबर मांगे और कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। फोन करके उसके भाई और डैडी से बात की। वह लोग आ ही रहे थे। बहुत देर तक ये कार्रवाई चलती रही। उसके बाद डेड बॉडी को और अंकित को साथ लेकर पुलिस की टीम चली गई। बेडरूम को सील कर दिया गया ताकि कोई सामान इधर उधर न हो जाए, क्योंकि छानबीन तब शुरू होगी। विराट के थाने से लौटने के बाद उसके घर में बातचीत चल रही थी, तो सब अपनी अपनी उधेड़-बुन में सलाह मशवरा कर रहे थे। तब किसी का भी ध्यान सुमन की तरफ नहीं गया था। अब इतनी देर बाद जब चाय की जरूरत महसूस हुई तो सुमन को पुकारा गया, पर सुमन का कोई जवाब नहीं आया। तो सबने सोचा कि शायद टॉयलेट में होगी, पर बहुत देर बाद भी जब सुमन का पता नहीं चला, अब चिंता की बात हो गई। आखिर सुमन गई तो गई कहाँ? उसके मम्मी पापा और केतकी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। विराट और आदेश उसको देखने के लिए उसके घर पर गए। घर में घुसकर जब पुकारा गया तो कोई आवाज नहीं आई, पर वह यह देखकर हैरान रह गए कि बेड पर सुमन के कपड़े पड़े हुए थे, वही जो उसने सगाई के समय पहने थे। कढ़ाईदार लहंगा और चुनरी, पर सुमन का कहीं पता नहीं था। जगह जगह छानबीन कर आदेश विराट लौट आए और उन्होंने जगदीश चंद्र को बताया कि सुमन का कहीं पता नहीं चल रहा है। यह बात सुनकर उनके तो होश उड़ गए। अचानक वे बोले, बेटा, विराट अब एक ही जगह रह गई है। विराट ने पूछा, कहाँ? राखी के यहाँ। वैसे तो वह राखी के यहाँ नहीं जाती, पर देख लेने में क्या हर्ज है, चलो मेरे साथ में। विराट जगदीश चंद्र के साथ चला गया और आदेश भी अपने सत्र पर ढूंढने के लिए निकल गया। राखी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी उसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक से उसकी नींद खुल गई। उसकी मेड सोनी दरवाजे पर खड़ी थी। मैडम जी, कोई आया है? राखी चौंक कर उठ खड़ी हुई। इतनी रात को कौन आया है? वह बाहर निकल कर आई तो उसने देखा कि कमरे में उसकी मम्मी भी बैठी है। अपने चाचा जगदीश चंद्र को देखकर वह बुरी तरह से चौंक पड़ी। चाचा जी, आप? जिस समय चौंकी तो उसकी मम्मी भी वहीं थी। मैं क्षमा चाहता हूँ जो इस समय आपको परेशान किया। मैं यह पूछने आया था कि यहाँ सुमन तो नहीं आई। सुमन यहाँ क्या करने आएगी? वैसे तो कभी आती नहीं। मैं तो इसीलिए पूछने चला आया कि वह कहीं नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। वह तो यहाँ आई नहीं। एक्चुअली मैंने तो उसे बहुत दिनों से देखा भी नहीं। ठीक है बेटी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे जाने के लिए मुड़े। उसी समय राखी के फोन पर कॉल आया।
राखी ने बड़े जोर से चौंक कर पूछा, क्या, कैसे, कब? जाते जाते विराट और जगदीश चंद्र के कदम ठिठक गए। राखी अब रो पड़ी। जगदीश चंद्र और विराट घूमकर उसके पास आए और उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? बात हो चुकी थी। राखी ने फोन रखा और आंसू बहाते हुए सुबकते हुए बोली, साहिल की हत्या हो गई, किसी ने साहिल को मार डाला। कहते कहते वे फूट फूट कर रोने लगी। विराट साहिल को देख चुका था। उसे सुनकर बहुत जोर का झटका लगा और वह भी अचंभे में आ गया। हैरानी भरे स्वर में उसने पूछा, कैसे, कब? फोन रखते हुए वह बोली, अभी कुछ पता नहीं चला, उनके यहाँ से नौकर का फोन था। अब डेड बॉडी को पुलिस लेकर जा चुकी थी। उसके डैडी और भाई अभी नहीं आए हैं। वह बिलक बिलक कर रो रही थी और इस समय उससे ज्यादा दुखी कोई भी नहीं लग रहा था। राखी को ऐसा लग रहा था जैसे संसार अचानक खाली हो गया, जीने की कोई भी वजह नहीं बची, जैसे उसका जहान लुट गया है। अचानक क्या से क्या हो गया, कौन उसका दुश्मन बन गया जो उसके साहिल को मार डालना चाहता था और उसकी जान का प्यासा बनकर उसने साहिल की जान ले ली। वह अपने मन में मना रही थी कि काश यह सपना हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वह सो रही थी और सोते में ही यह कोई सपना चल रहा हो, और जैसे कोई भयंकर सपना देखने के बाद जब वह जाग जाती थी तब उसको लगता था यह तो सपना था। वैसी ही सोच रही थी। अभी वह जाग जाएगी तब वह अपने कमरे में बेड पर सोती हुई जागेगी, लेकिन यह कोई सपना नहीं था, यह तो हकीकत थी। विराट के दिमाग में आशंकाओं ने डेरे जमा लिए थे। राखी साहिल से शादी करना चाहती थी और साहिल की हत्या हो गई। इधर सुमन नहीं मिल रही थी। कोई दुर्भावना उसके मन में आई और वह आतंक के कारण सिहर उठा। कहीं सुमन को कोई खतरा तो नहीं, वह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। उसने राखी से कहा, राखी, सुमन गायब हो गई है। राखी बोली, पुलिस को सूचित करो, रिपोर्ट लिखवा दो। जगदीश चंद्र जी बोले, नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले देख लेते हैं, सवेरे तक देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट करेंगे। चलो ढूंढते हैं। विराट जगदीश चंद्र के साथ पहले विराट अपने घर गया। उसके बाद देखा वहां सुमन नहीं थी। उधर सुमन की मां ने जिद की, चलो घर पर चलते हैं। तो सुमन की मां, जगदीश चंद्र, विराट तीनों जगदीश चंद्र के घर पर आए। अब वे ये देखकर हैरान थे कि गेट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इस समय कौन अंदर है। उन्होंने गेट को थपथपाया तो सब यह देखकर हैरान रह गए कि सुमन ने आकर दरवाजा खोला। सब सुमन को ऐसे देख रहे थे जैसे वे कोई मंगल ग्रह से आई हुई प्राणी हो। एकाएक ही उस पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। कहाँ गई थी तुम? क्या हो गया था तुम्हारे साथ में? कहाँ से आई हो तुम? दूसरे दिन का सवेरा बहुत ही हाहाकारी था। साहिल के डैडी और भाई भाभी भी आ गए थे। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद दोपहर के बाद अंत्येष्टि भी हो गई थी। साहिल के कमरे में उसके डैडी की मौजूदगी में सामान की तलाशी ली गई। काम का सामान विजयराज ने रख लिया था। कुछ कागजों पर नजर पड़ते ही विजयराज की आंखें सोचपूर्ण मुद्रा में सिकुड़ती चली गई। इधर अंकित की आलीशान कोठी में जब पुलिस गई तो उसके माँ बाप और नौकरों की लंबी फौज से लंबी चिरह और पूछताछ की गई। उसके बेडरूम में से कई चीजें चौंकाने वाली निकली, जैसे एक युवती की फोटो। इधर अंकित अभी पूछताछ के लिए हिरासत में ही था। विजयराज AK इंडस्ट्रीज में जांच पड़ताल के लिए आया हुआ था। उसने अभिलाष बाबू के साथ ऑफिस मैनेजर रूम आदि सभी जगहों का निरीक्षण किया। फिर सभी कर्मचारियों और चपरासी से जो भी गहरी पूछताछ का सिलसिला चला वह बहुत देर तक जारी रहा। बात शुरू हुई 10 लाख रुपए की चोरी से। विजयराज ने मैनेजर अभिलाष बाबू से पूछा, रुपए चोरी होने का आपको कब पता चला? अभिलाष बाबू ने कहा, शाम को ऑफिस बंद होने के समय मुझे मालूम पड़ा। फिर मुझे पता चला कि विराट को भी 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी, तो मेरा उस पर भी शक गया। क्या वह आया था? जी, वह आया था। चपरासी आया था और भी जो लोग आए उनका तो मुझे ध्यान नहीं। विजयराज ने सिर हिलाया। CCTV कैमरे को चेक करने से भी कुछ मालूम पड़ेगा। अभिलाष बाबू के साथ विजयराज ने बैठकर बड़े ही ध्यान से एक एक एक्टिविटीज देखी। जैसे जैसे वह देख रहा था वैसे ही उसके चेहरे पर चमक आ रही थी। फिर उसने दोबारा रिकॉर्डिंग चेक की। ऐसा उसने 2-3 बार किया। फिर उसने अभिलाष बाबू से पूछा कि आपको पता है कि साहिल की हत्या के आरोप में आपके मालिक अंकित मल्होत्रा हिरासत में है?
अब अंकित और साहिल का क्या संबंध है? सर, जहां तक मुझे पता है एक इंडस्ट्री और खन्ना इंडस्ट्री में कंपटीशन चलता था। साहिल खन्ना इंडस्ट्री का मैनेजर था और अपने मालिक का बहुत विश्वस्त था। एक बार साहिल का अंकित मल्होत्रा से जोरदार झगड़ा हुआ था। चपरासी और विराट से पूछताछ करके विजयराज चला गया। राखी के सामने बैठे विजयराज ने जब उसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, आपकी शादी साहिल से होने वाली थी, अचानक ही उसकी हत्या हो गई। आप उसे बहुत चाहती थी, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि जो भी बात हो साफ साफ बताइए, कृपया छुपाए नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। अंकित का साहिल से झगड़ा हुआ था, उसने साहिल को मारने की धमकी दी थी। क्यों? क्या वजह थी जो उसने साहिल को ही मार डाला? क्या वजह थी जो आपका फोटो अंकित के बेडरूम की शोभा बढ़ा रहा था? अपनी जेब से राखी का फोटो निकालकर उसे दिखाते हुए विजयराज ने कहा, क्या वजह थी जो अपनी रेपुटेशन को ताक पर रखकर रात के 11:30 बजे साहिल के यहाँ चोरों की तरह उसे मारने गया? जिसकी मानसिक हालत सही होगी वह तो ऐसा नहीं करेगा। राखी आंसू बहाने लगी और बोली, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि विराट आपको दीवानों की तरह प्यार करता था, आपके इशारे पर जान भी देने को तैयार था। आपने उसे बताया कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करे तो तुम्हारी शादी उससे हो सकती है, और किसी ने इस वार्तालाप की वीडियो क्लिप बनाई। जब राखी का चेहरा फीका पड़ने लगा, विजयराज क्रोध में बोला, देखिए राखी जी, जब आप साहिल से इतना प्यार करती थी तो आपने विराट से कैसे कहा कि तुम 10 लाख रुपए पर उसे शादी कर सकती हो? तो राखी का क्या चक्कर है, बताइए। राखी की आंखों से आंसू तो जब से साहिल की मौत हुई थी तब से ही नहीं थम रहे थे। अब तो उसके आंसू भी सूख चले थे। उसके गुलाब जैसे होठों पर इस समय पपड़ी जम गई थी। काली सुंदर आंखों में वीरानी छाई हुई थी। उसने धीमे स्वर में बताया, मुझे नहीं पता था कि सहेलियों से लगाई थी शर्त एक दिन इतनी महंगी पड़ेगी, मेरी दुनिया भी वीरान हो जाएगी। कहते कहते राखी जैसे उस घटना में खो गई और विजयराज को बीती हुई बातें बताने लगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।